चलिए फिर शुरू करते हैं डे 9 का डिस्कशन। आज क्या है हमारा पॉलिटी का टॉपिक? क्या है टॉपिक? है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंधों में कैसे हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। डिवीजन ऑफ पावर को समझेंगे। इससे पहले यह समझो हम क्या पढ़ चुके हैं। देखो, भाग 5 और भाग 6 कर लिया हमने। भाग 5 में हमने सेंटर के बारे में समझ लिया, उसके एग्जीक्यूटिव के बारे में, उसके लेजिस्लेटिव के बारे में और उसकी जुडिशरी के बारे में। भाग 6 में हमने स्टेट के एग्जीक्यूटिव, स्टेट की लेजिस्लेटिव और स्टेट की जुडिशरी को समझ लिया। तो बोले अब सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को इसके साथ में समझते हैं। वैसे क्या है, अभी लोकल गवर्नेंस का पार्ट बच गया था। इसके बाद अभी आपातकाल वाला जो बचा हुआ है, मेजर जो टॉपिक है, ये हम 10वीं क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं? आज देखो, पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ ही कनेक्टेड टॉपिक था सेंटर स्टेट रिलेशन, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था कहां पर की गई है? जब हमने पार्ट देखे थे तो पार्ट 11 और पार्ट 12 दो भाग हैं जो केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। अभी इसको एक एक आर्टिकल को, जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो आर्टिकल्स महत्वपूर्ण हैं और क्या उसके अंतर्गत इंटरप्रिटेशन जरूरी है समझना, कहां कहां पर बारीकियां होती हैं जिस पर प्रश्न बनते हैं, ये सब इस लेक्चर के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखो अपने स्तर से आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो यहां पर रिवीजन कर लो जो चीजें पढ़ रखी है आपने। तो सबसे पहले जब भी सेंटर स्टेट के बारे में पढ़ो तो पहले पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझ लो, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है किसी भी राष्ट्र में, वो किस तरीके से हो सकती है। देखो, भारत की राजनीतिक व्यवस्था या भारत के संघात्मक लक्षण, संघात्मक ढांचे पर आने से पहले वैश्विक स्तर पर समझो कि दो तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम दिखाई देते हैं। दो मॉडल हैं आपके। कौन से? पहला मॉडल है आपका यूनिटरी और दूसरा मॉडल है आपका फेडरल, संघात्मक। तो बोले यूनिटरी मॉडल क्या होता है ना, कम से कम जानकारी होनी चाहिए। देखो, यूनिटरी मॉडल वह होता है जहां पर सारी की सारी जो शक्तियां होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं। किसके पास? सेंटर के पास में। शक्तियों का केंद्रीकरण कहां दिखाई देगा? केंद्र के स्तर पर दिखाई देता है और केंद्र ही आगे डेलीगेट करता है राज्यों को, यानी कि राज्य यहां पर अधीनस्थ के रूप में काम करते हैं। जितनी शक्तियां हैं सारी की सारी केंद्र के पास रहती हैं। ऐसा कोई मॉडल है क्या? ऐसा मॉडल है आपका ब्रिटेन का मॉडल। ठीक है, ब्रिटेन देश है ऐसा मॉडल रखता है। साथ ही हमारा पड़ोसी भी एक देश है श्रीलंका, वहां पर भी यह एकात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। क्लियर? एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? जहां केंद्र को ही सारी शक्तियां दे दी जाती हैं। इतना आपके पास समझ के लिए होना चाहिए कम से कम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। फिर बात करते हैं संघात्मक क्या होता है। देखो, संघात्मक का सीधा मतलब होता है जहां शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में बराबर बराबर किया जाता है, यानी कि यहां जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, यहां पर राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है यह केंद्रों के समरूप ही दिखाई देगा। ये हो गई समझ वाली बात। और इसके कुछ लक्षण देखो, जब हमने पढ़ा यूनिटरी एकात्मक, तो एकात्मक में आपको लक्षण में कुछ दिखाई देगा। इकहरी नागरिकता दिखाई देगी, यानी कि जो सिंगल सिटीजनशिप है वहां पर दिखेगी। इसके अलावा और क्या दिख सकता है? सिंगल आपका न्यायपालिका, इकहरी न्यायपालिका आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो आपके यूनिटरी सिस्टम को दिखाते हैं। यूनिटरी जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जहां एकात्मक व्यवस्था होगी, वहां ये सारे फीचर आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं संघात्मक वाले में। तो संघात्मक में यह समझा कि राज्यों का भी बराबर से प्रतिनिधित्व होता है। बोले बिल्कुल। साथ ही साथ यहां शक्तियों का जो विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर जो है, यहां इक्वल होगा। बोले हाँ बिल्कुल होगा। तो जब इक्वल डिवीजन ऑफ पावर करना पड़ेगा तो यहां शक्तियां बांटने के लिए क्या होगा? यहां पर लिखित संविधान होगा। समझना, यहां पर सारे जो फीचर होते हैं, जैसे आपसे प्रश्न बनाया जाएगा जो संघात्मक व्यवस्था होती है, संघात्मक लक्षण का प्रमुख भाग नहीं है, वहां ऑप्शंस दे देगा, लिखित संविधान दे देगा, इकहरी नागरिकता दे देगा, स्वतंत्र न्यायपालिका दे देगा। अब आपको अगर सोचना है भैया रटो, और रटने वाली चीज तो है नहीं है। कैसे रटने वाली चीज नहीं है? संघात्मक के बारे में अगर पता है आपको कि शक्तियों का यहां पर विभाजन किया जाता है, राज्यों को बराबर शक्तियां दी जाती हैं। अब बोले जब शक्तियां विभाजित की जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं तो लिखोगे। बोले हाँ बिल्कुल लिखेंगे। तो इसके लिए ही आपका लिखित संविधान होता है। संघात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण फीचर होता है लिखित संविधान। अब बोले ये शक्तियां हमने दे दी, ये संघ की शक्ति है, ये राज्य की शक्ति है। ये शक्ति देने के बाद मान लो कभी संघ और राज्य के बीच विवाद हो गया, तब बोले इस विवाद को खत्म करने के लिए यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। तो दूसरा फीचर क्या निकल के आया यहां से? इंडिपेंडेंट जुडिशरी निकल के आया। समझे? संघात्मक व्यवस्था के जो लक्षण होते हैं वो याद करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ फीचर हैं जो संघात्मक व्यवस्था में आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ सभी राज्यों को पर्याप्त स्वायत्ता मिली हुई होती है। क्लियर? सभी राज्यों को बराबर से देखो उनका सममित जो क्षेत्राधिकार दिखाई देगा। ठीक है, बराबर उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? बढ़िया मॉडल क्या है इसका? अमेरिका का जो संविधान है, जो अमेरिका का संविधान है या अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहां पर आपको एक आदर्श संघवाद दिखाई देता है।
इस संघवाद में आपको बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको भारतीय संघवाद के जैसे दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे एकात्मक वाले लक्षण हैं जो भारतीय आपके संविधान में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं, देखो यहां से हम आगे शिफ्ट करेंगे भारत की संघीय व्यवस्था पर। भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में पहले ये जानो कि भारत में जो संघवाद का ढांचा अपनाया गया था हमारे संविधान में, वो कहां से इंस्पायर्ड था। कहां से इंस्पायर्ड था, ये स्रोत वाले में हमने पढ़ा था कि भारत का जो संघवाद है वो कनाडा से है। कैसे, देखो कनाडा जो है यहाँ पर ब्रिटिश की एक कॉलोनी हुआ करता था, यानी कि यह भी एक ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका एक्ट क्या बनाया, नॉर्थ अमेरिका एक्ट बनाया, नॉर्थ अमेरिका अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम से तय किया कि जो ज्यादातर शक्तियां रहेंगी वो केंद्र में निहित रहेंगी। केंद्र को यहां पर स्ट्रांग रखा, और यही नॉर्थ अमेरिका एक्ट से ही हमने इंस्पायर होकर के भारत में जो संघीय ढांचा है वो अपनाया हुआ है। चाहे अगर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका एक्ट ऑप्शन में, तब आपको समझ लेना है ब्रिटेन की ही बात हो रही है, या ब्रिटेन से ही अगर आ जाता है हमने संघीय ढांचा लिया हुआ है, तो दोनों तरीके से देखो प्रश्न यहां पूछा जा सकता है। कैसे भी पूछे, अब आपसे कंफ्यूज आपको नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि फेडरल सिस्टम जो भारत का है, या फेडरल स्ट्रक्चर जो संघीय ढांचा भारत का है, यूएसए से कैसे अलग है। समझते हैं यहां पर यूएसए से कैसे अलग है। देखो यूएसए का फेडरल स्ट्रक्चर अगर समझ लिया तो यहां अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। यूएसए में जो संघात्मक ढांचा अपनाया गया, देखो यूएसए में पहले 13 राज्य हुआ करते थे। अब 13 राज्यों का आपस में एक समझौता होता है, समझौता होता है और ये मिलकर के एक संघ बनाते हैं, अमेरिका एक संघ बनता है। ऐसा कोई भी समझौता क्या भारत के संदर्भ में हुआ, बोले बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए भारत जो है राज्यों के समझौते का एक परिणाम नहीं है। तो पहला अंतर यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। दूसरा अंतर आता है इनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। यहां पर अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, अमेरिका की सीनेट में सभी को दो दो सीटें मिली हुई हैं, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। लेकिन क्या भारत में ऐसा दिखाई देता है, बोले भारत में बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देता है। भारत में उनकी जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल इनके आधार पे वहां जो सीटों का आवंटन किया गया है, तो अमेरिका से काफी हद तक भारत का जो संघवाद है ये अलग दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं भारत के संघवाद पर। भारत के संघवाद को लेकर के एक टिप्पणी की जाती है। क्या टिप्पणी होती है और क्यों की जाती है, पहले ये समझो। देखो भारत के संघवाद में कुछ यूनिटरी फीचर दिखाई देते हैं। अब जब मैं यूनिटरी शब्द बोल रहा हूं तो आपको पीछे से समझ में आ गया होगा कि यूनिटरी शब्द पीछे समझाया गया है, इसका मतलब क्या होता है। देखो भारत का जो संघवाद है, यहाँ कुछ यूनिटरी फीचर दिखाई देंगे और यहीं पर आपको कुछ फेडरल फीचर दिखाई देते हैं। तो बोले इसी कारण से कुछ संविधानविद हैं, वो संविधानविद भारत के संघवाद को अलग अलग नाम देते हैं और वो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे दो बहुत महत्वपूर्ण आपके संविधानविद हैं, एक हैं आपके कौन, ऑस्टिन महोदय, ग्रेनविल ऑस्टिन। इनको तो हमने पद्मश्री तक दे रखा है। क्या नाम है इनका, ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय। इन्होंने भारत के संघवाद को क्या कहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद के रूप में इन्होंने बताया है। दूसरे एक महोदय कौन है, केसी वेयर। ठीक है, ये दोनों नाम आपके एग्जाम में आए हुए हैं। केसी वेयर महोदय ने क्या कहा है, अर्धसंघी। क्या बोला है, अर्धसंघी, यानी कि भारत का जो संघवाद है अर्धसंघी है। देखो ऐसे याद भी रख सकते हो, अर्ध और आधे शब्द से ही शुरू होता है नाम वेहर साहब का। आधा वाह बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो अब ऐसे आप क्या कनेक्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा कि वेहर साहब ने ही बोला है भारत के संघवाद को अर्धसंघी। तो याद करने का तरीका है, हालांकि क्यों बोलते हैं ये समझना है, यहाँ पर अभी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करनी है। तो फैक्ट क्या होते हैं अपने साथ साथ याद होते चले जाते हैं। तो भारत के संघवाद को देखो यहां पर अर्धसंघी बोला गया केसी वेयर के द्वारा, और ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय के द्वारा इसे सहकारी संघवाद बोला गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि केंद्र और जो राज्य हैं ये कोऑपरेट करते हुए एक साथ संघीय व्यवस्था की स्थापना करते हैं, ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिन महोदय का मानना था। क्लियर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाम है और भी पूछे जाते हैं और आप अपने स्तर से तैयार करिए, लेकिन ये दो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा कर दी गई यहाँ पर, टिप्पणी के स्तर पर कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करते हैं। अब आते हैं भारत के संघवाद को थोड़ा समझ लेते हैं, कौन कौन से हैं जो एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं, यूनिटरी फीचर, और कौन कौन से हैं जो संघात्मक लक्षण भारत के संघीय व्यवस्था में दिखाई देते हैं। एकात्मक लक्षण पर आओगे तो सबसे पहले आपको बताना है शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, यानी कि डिवीजन ऑफ जो पावर है। डिवीजन ऑफ पावर आपको कहां दिखाई देता है ना, सुनते चलो सारी चीजें, पढ़ तो आपने पीछे रखी ही है। इसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर आपको दिखाई देगा शेड्यूल 7 अनुसूची 7 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 246 में व्यवस्था की गई है कि जो डिवीजन ऑफ पावर, संघ की अपनी अलग सूची होंगी, राज्य की अलग सूची होंगी, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में कुछ विषय अलग शामिल किए जाएंगे। तो ये प्रॉपर स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन दिखाई देता है। ठीक है, सॉरी ये देखो उल्टा बता दिया मैंने, ये संघीय व्यवस्था वाले लक्षण में यूनिटरी वाले बता दिए। चलो संघीय देख रहे हैं तो पहले संघीय लक्षण ही देख लेते हैं। संघीय लक्षण में क्या है, जहां पर प्रॉपर शक्तियों का विभाजन किया जाए, है ना, तो प्रॉपर शक्तियों का विभाजन आपको शेड्यूल 7 में दिखाई देगा, शेड्यूल 7 जिसकी भी चर्चा की। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है लिखित संविधान होना चाहिए, हमने पीछे पढ़ा, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, बोले ठीक है, यह भी फीचर देखो संघात्मक व्यवस्था का हमें भारत के संघीय व्यवस्था में दिखाई दे रहा है। तीसरा क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, बोले स्वतंत्र न्यायपालिका है, बोले है, बिल्कुल है।
है। और चौथा आप बताओगे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी दिखाई देता है। ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो भारत में संघात्मक लक्षण को दिखाते हैं। भारत के जो संघात्मक व्यवस्था है, इसमें जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? एक तो शक्तियों का विभाजन है आपका अनुसूची 7 में, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसके अलावा और आपका क्या है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। ये सारे फीचर हमने देखे। अब भारत के क्या संघात्मक ढांचे में एकात्मक लक्षण भी हैं? बोले एकात्मक भी हैं। कौन से? सबसे देखो महत्वपूर्ण है कि केंद्र को जो मजबूत रखा गया है। केंद्र को मजबूत रखने के संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियां भी हमने किसको दे दी? केंद्र को ही दे दी है। ठीक है, समवर्ती सूची पर अगर कोई विवाद होता है तो बताइए फिर भाई अंतिम रूप से किसका जो कानून होता है वो मान्य होगा? केंद्र का होगा। और अगर विषयों का विभाजन देखा जाए तो संघ सूची में हमने सर्वाधिक विषय शामिल किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जहां पर केंद्र को मजबूत रखा गया है। क्लियर? ये समझ में आया? इसके अलावा और क्या है आपके यूनिटरी फीचर? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप किसका फीचर होता है? यूनिटरी फीचर होता है। ये भारत के संविधान में दिखाई देता है। और क्या आप बता सकते हो? और आप बताओगे देखो आपातकाल के समय जब इमरजेंसी लगती है उस समय भी आपका केंद्र स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं पर भी देखो, अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है, नियुक्ति किसके अधिकार में होती है? केंद्र सरकार के अधिकार में होती है। तो ये बहुत सारे प्रोविजन है। ऐसे अब लिखने को आ जाओगे तो बहुत सारे प्रोविजन दिखाई देंगे, लेकिन यहां समझना था कि भारत का जो संघात्मक ढांचा है उसके अंतर्गत आपको यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर दोनों फीचर दिखाई देते हैं। इसीलिए भारत के जो संघात्मक ढांचे को केशी वेयर साहब अर्धसंघी बोलते हैं और ग्रेनविल ऑस्टिन साहब क्या बोलते हैं? सहकारी संघवाद। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? भारत के संघवाद पर सारी चीजें क्लियर हो गई। अब भारत के संघवाद को कैसे सहकारी बनाया जाए, इस संदर्भ में सेंटर स्टेट को लेकर के, सेंटर स्टेट केंद्र और राज्यों के मध्य सबसे पहले जो भाग 11 के अंतर्गत हम सभी ने पढ़ा था, भाग 11 के अंतर्गत आर्टिकल 245 से 255 तक, आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है प्रॉपर तरीके से। यहां समझ लेना, विधायी संबंध का मतलब यह होता है कि कहां कहां पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, और कहां कहां पर राज्य सरकार विधि बना सकती है। ठीक है, तो अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि केंद्र के द्वारा बनाए गए जो विधान है, केंद्र के द्वारा जो बनाई गई जो विधि है, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट का क्या मतलब है? क्षेत्रीय विस्तार का क्या मतलब है? क्षेत्रीय विस्तार का मतलब यह होता है कि केंद्र स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था कौन है? बोले पार्लियामेंट है। ये सब पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए अब यहां समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए इन दो टॉपिक्स के बाद ही जोड़कर यहां हमने पढ़ना शुरू कर दिया है सेंटर स्टेट रिलेशन को। तो भाग 11-12 हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन जुड़ा हुआ टॉपिक है तो आसानी से समझ में आएगा। अभी देखो, केंद्र के स्तर पर कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास होता है। अब यहां बात आती है टेरिटोरियल एक्सटेंट की। कहने का मतलब है कि इसके द्वारा बनाए गए कानून कहां लागू होते हैं? तो पूरे भारत पर लागू होते हैं। इसके अलावा भारत के साथ साथ अगर भारत के बाहर भी कोई सिटीजन है और उस सिटीजन के लिए कोई कानून बनाना है, तब भी यह अधिकार किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। हम विधायी अधिकारों पर आ चुके हैं और हम अभी टेरिटोरियल एक्सटेंट को देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून कहां तक लागू होता है। और वही अब अगर आपका स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा बनाया जाता कानून है, तो ये कानून देखो उस राज्य क्षेत्र में ही लागू होगा जिस राज्य क्षेत्र की विधानमंडल के द्वारा यह कानून बनाया गया है। समझे? दोनों के क्षेत्रीय विस्तार को समझ लिया हमने। अब आगे चलते हैं लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को लेकर के। देखो, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को लेकर के हमारे संविधान में कहां पर चर्चा की गई है? आर्टिकल 246, अगर भाग 11 के अंतर्गत देखा जाए तो अनुच्छेद 246 है जो उपयुक्त रूप से बताता है कि किन विषयों पर, यानी कि कौन से आपके केंद्र सूची के, यानी कि सेंट्रल आपके केंद्र सूची के कौन से विषय रहेंगे, कौन से आपके स्टेट सूची के विषय रहेंगे, राज्य सूची के विषय रहेंगे, और कौन से आपके कॉन्करेंट लिस्ट के रहेंगे। तो सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों के बारे में किसे कानून बनाने का अधिकार है? तो सेंट्रल लिस्ट पर केंद्र को होगा, स्टेट लिस्ट पर राज्य को होगा, और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं। अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो सेंटर का जो कानून होता है वो मान्य होता है। और यही जो आपके विषय हैं ये कहां पर दिखाई देंगे? आपको शेड्यूल 7 में दिखाई देंगे, अनुसूची 7 में दिखाई देंगे। समझ में आया? तो अभी हम आगे आ चुके हैं सब्जेक्ट, विधायी विषयों पर, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट पर आ चुके हैं कि अब जो है किन किन विषयों पर क्या अधिकार दिए गए हैं। इसमें से हमें क्या याद करना है? ये देखो, एक तो आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 246 है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज कौन सी एग्जाम में आती है? दूसरी सबसे ज्यादा चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि सेंट्रल लिस्ट में, केंद्रीय सूची में कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो विषयों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन कैसे बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है? तो ऐसे आपसे 4 विषय देगा, एक राज्य सूची का उठा के दे देगा और 3 आपके केंद्र के। तो आपको गलत आंसर जो है वही बताना होगा, कौन सा गलत दिया हुआ है। ठीक, समझ में आया?
अब देख लेते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रक्षा हो गया आपका केंद्र सूची का, विदेश मंत्रालय हो गया आपका, यह भी केंद्र सूची का। विदेश मामला जो होता है वो सारा का सारा केंद्र सूची यानी केंद्र सरकार ही जहां पर कानून बनाती है। रक्षा पर, डिफेंस पर कौन कानून बनाता है? कभी राज्य सरकार को देखा है कानून बनाते? नहीं ना, तो इसीलिए केंद्र सरकार ही यहाँ कानून बनाती है। इसके अलावा बैंकिंग हो गया, बहुत एग्जाम में आता है। बैंकिंग पर भी कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। कभी देखा है उत्तर प्रदेश की बैंक? नहीं देखा ना, ऐसे भी समझ लिया करो, कॉमन सेंस लगा करके विषयों को समझने की कोशिश करो। जैसे इसके बाद आता है रेलवे। कभी उत्तर प्रदेश रेलवे सुना है? नहीं होता है ना, तो रेलवे जो है केंद्र सरकार का ही विषय है, इसलिए भारतीय रेलवे होता है। फिर भाई जनगणना, तो जनगणना जो सेंसस होता है किसके द्वारा कराया जाता है? भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है। तो जनगणना भी किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है, इसीलिए जनगणना जो कराई जाती है वो भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है। इसके साथ साथ शेयर मार्केट, ठीक है, ये जो आपको बताए गए हैं ये आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, याद रखना। कौन कौन सा? रक्षा बताया गया, विदेश मामले, बैंकिंग, रेलवे, जनगणना, शेयर मार्केट, ये तो एकदम रटे होने चाहिए। ये केंद्रीय विषय हैं आपके, सेंट्रल लिस्ट में ये शामिल हैं। दूसरा आता है स्टेट के। स्टेट में देखो पुलिस बहुत पूछता है, पुलिस देखो सारे राज्यों की होती है। स्वास्थ्य बहुत पूछता है ना, जो एग्जाम में आपके बहुत पूछे जाते हैं। पुलिस बहुत पूछा जाता है, स्वास्थ्य बहुत पूछा जाता है, लोक व्यवस्था आपसे एग्जाम में बहुत आता है, लोक व्यवस्था भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। ये कुछ ऐसे विषय बताए जा रहे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। तो लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कारागार हो गया, ठीक है, और भूमि हो गया। ये 5 विषय ही आपको जरूर याद रखने हैं जो स्टेट लिस्ट में शामिल है। कौन सा? पुलिस, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, कारागार, भूमि। ठीक, ये तो एकदम रट लेना आप लोग। तो ये आपके स्टेट लिस्ट में शामिल होते हैं। अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। देखो कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के पीछे भी एक बार चर्चा की कि 42वें संविधान संशोधन के बाद से स्टेट लिस्ट से 5 विषय उठाए गए और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। कौन कौन से 5 विषय थे? याद करो, कौन कौन से 5 थे भाई? वन था, वन्य जीव था, नापतौल था, है ना, न्याय प्रशासन था। याद आया? तो अगर नहीं याद आया है जाकर वीडियो देख लेना या रिवीजन कर लेना, तो कम से कम याद रहेगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में इसीलिए अभी के समय आपके जो विषय हो चुके हैं 52 हो चुके हैं, और स्टेट लिस्ट में आपके 61 हो चुके हैं। और उस समय कितने थे? 66 थे, और यहाँ पर 47 थे, ठीक है। और स्टेट सेंट्रल लिस्ट में तो पता ही है 100 विषय हैं, सर्वाधिक विषय हैं। अब बोले कॉन्करेंट विषय कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं, तो जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सारे तो हमें याद ही रहेंगे। इसके साथ साथ और क्या पूछता है? एक आपका देखो बहुत ज्यादा पूछता है, कंफ्यूज करता है, क्यों? क्योंकि जनगणना, हमने सेंसस देखा, सेंसस किसका विषय है? सेंसस केंद्र का विषय है। लेकिन वहीं अगर आपसे आ जाए परिवार नियोजन, परिवार नियोजन किसका विषय है? परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। क्लियर? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है आपका परिवार नियोजन। इसके अलावा जो पूछा जाता है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से जुड़े हुए मामले, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ मामला भी समवर्ती सूची में आता है। और इसी के तहत अभी आपने देखा होगा यूसीसी पर उत्तराखंड के द्वारा भी कानून बनाया गया है, ठीक है, तो ये समवर्ती सूची में आता है। फिर बात करते हैं सामाजिक आर्थिक नियोजन, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, ये बहुत आता है एग्जाम में। कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है ये सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। और आपका परिवार नियोजन, परिवार नियोजन किसमें आएगा? परिवार नियोजन भी कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं बात को? जनगणना किसमें आता है? जनगणना केंद्र में आता है। तो ये सारे प्रमुख जो विषय थे जो आपसे चर्चा की गई है, ये वो सारे विषय हैं जिन पर कानून बनाने के लिए स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया है। यानी कि अगर भाई साहब आप केंद्रीय सूची में हैं तो आप पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, और भाई आप अगर राज्य सूची में हैं तो आप पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। राज्य सरकार का मतलब क्या है? यहाँ पर राज्यों का विधानमंडल। केंद्र सरकार का मतलब क्या है? पार्लियामेंट कानून बनाएगी। और अगर आप समवर्ती सूची में हैं तो दोनों को ही अधिकार है। अगर कोई विवादित स्थिति, वैसे सामान्यतः राज्य सरकार बनाती है, लेकिन अगर केंद्र का भी कोई कानून बन जाता है उस विषय पर और विवाद होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। विधान जो आपके विधायी संबंध थे, केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध थे वो तो इस तरीके से विभाजित कर दिए गए, आपके आर्टिकल 246 में यह चर्चा कर दी गई। अब आगे बढ़ेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन दिखाई देंगी एग्जाम में, क्वेश्चन यहां से खूब आते हैं, क्योंकि जहां एक्सेप्शंस आपको दिखाई देंगे, कहीं भी आर्टिकल्स के बाद आपको एक्सेप्शन दिखाई देंगे, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां राज्य सूची के विषयों पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। याद रखना, यहां कानून बनाने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का है। एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछे तो बताना है आपको कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे आर्टिकल 249, 250, 252, 253। अभी समझेंगे क्या है इसमें, ठीक है, आराम से एकदम।
246 से आगे बढ़ रहे हैं, हम 249 पे आ चुके हैं और ये उन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आते हैं सारे आर्टिकल्स जहां पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाता है, पार्लियामेंट का हो जाता है। जबकि सामान्य स्थिति में क्या होता है, कानून कौन बनाता है राज्य सूची के विषय पर, बोले राज्य का विधानमंडल। बोले यहां पर फिर क्यों कानून बनाने दिया जाता है, तो आर्टिकल 249 में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि कानून संसद बनाने लगती है। तो यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि जब स्टेट लिस्ट का कोई अगर विषय, स्टेट लिस्ट में शामिल कोई सब्जेक्ट राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाता है, राष्ट्रीय महत्व का अगर हो जाता है और जरूरी हो जाता है नेशन के लिए, अगर राष्ट्र हित के लिए जरूरी हो जाता है, तो यहां राज्यसभा को, याद रखना, यहां राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह संकल्प पारित करे और संकल्प अगर पारित हो जाता है तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, उस पर कानून बनाएगी और वो बनाया गया कानून जो है राज्य सूची पर, वह बनाया गया जो कानून होगा पूरे भारत पर लागू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आर्टिकल 249 में क्या है। आर्टिकल 249 में है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय, एग्जाम्पल लेते हैं कृषि, समझना ध्यान से, एग्जाम्पल कृषि को लेते हैं, कृषि राज्य सूची का विषय है, लेकिन कृषि अगर उस समय नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हित के संदर्भ में बहुत जरूरी हो जाता है इस पर कानून बनाना, तो राज्यसभा क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन लाएगी, एक रेजोल्यूशन लाएगी और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक है, याद रखना ये रेजोल्यूशन जो होता है पास कैसे होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 ला करके इसके बहुमत के साथ ये पास करेगी और पास करने के बाद पार्लियामेंट को अधिकृत कर देगी कि अब भाई साहब आप जो है इस विषय पर कानून बना सकते हैं। समझ में आया। आर्टिकल 249 में क्या दिया हुआ है कि राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, लेकिन कैसे बना सकती है उसका प्रोसीजर जो है राज्यसभा से होकर गुजरता है। राज्यसभा जब रेजोल्यूशन लाएगी तभी आप कानून बना सकते हो, यही आर्टिकल 249 में बात कही गई है। समझ में आ गई, स्पष्ट हो गई एकदम। अब आर्टिकल 250 में आते हैं कि 250 में क्या बात बोली गई है। देखो आर्टिकल 250 में जो बोला गया है नेशनल इमरजेंसी के समय, अब नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, हालांकि जब आपातकाल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो आपातकाल में 3 तरीके के आपातकालों की चर्चा की गई है। कौन कौन से, पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह चर्चा है। दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन, 356 में यह बात कही गई है। तीसरा वित्तीय आपातकाल है 360 में, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां नेशनल इमरजेंसी की बात है तो इसको समझते हैं। देखो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बोला गया है 3 आधारों पर यह आपातकाल लगता है। कौन कौन सा, पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्याक्रमण, यानी कि ये कोई बाहरी देश के द्वारा किया जा सकता है युद्ध या बाह्याक्रमण। तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जो है भारत के अंदर ही हो सकता है। 3 आधार हो सकते हैं, 3 ग्राउंड्स पर किसी भी देश, या किसी देश बोल रहा हूं भारत में आपका आपातकाल लगाया जा सकता है। अब आपातकाल के समय अगर पूछा जाए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा, बोले राष्ट्र में देखो आपात लगा हुआ है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहता है, यहाँ पर पार्लियामेंट का रहता है। समझ में आया, पार्लियामेंट यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ये आपका आर्टिकल 250 में कहा गया है। क्लियर हो गया, 249 और 250 को एक साथ समझना है आपका। अब आते हैं 252 पर। 252 में क्या होता है, 252 में सीधा लिखा हुआ है, देखो राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां 2 या 2 से अधिक, जहां 2 या 2 से अधिक स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये अगर मिलकर के प्रावधान, अगर देखो होता क्या है, जो राज्य विधानमंडल होती हैं 2 या 2 से अधिक जगहों के राज्यों की विधानमंडल मिलकर के प्रस्ताव पारित करें और अनुरोध करें किससे, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट जी से रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब आप जो है हमारे इस राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना दीजिएगा, है ना। किसी विषय पर कानून बनाने के लिए यहां अनुरोध किसके द्वारा किया जा रहा है, यहां रिक्वेस्ट की जा रही है राज्य विधानमंडलों के द्वारा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडलें अगर ऐसा करती हैं तो यहां पार्लियामेंट क्या करेगा, संसद महोदय जी करेंगे कि यहां कानून बना देंगे उस विषय पर। ऐसा कोई उदाहरण है तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्ष याद रखना, ये एग्जाम में आपके वर्ष भी पूछा जाता है। वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम बना था 1972 का, अब बोलोगे वन्य जीव जो है ये तो यार कंकरेंट लिस्ट है, तो याद करो वर्ष क्या दिया हुआ है, 1972 दिया हुआ है। और वन्य जीव जो है राज्य सूची से उठ के संवर्ती सूची में कब गया था, 1976 में गया था। याद आया, सारी चीजें जोड़ा करो, यहां से जोड़ने के बाद चीजें और कनेक्ट हो जाती हैं और अच्छे से याद हो जाती हैं, सारे जो तथ्य होते हैं। देखो जो वन्य जीव है वो आपका 1976 में संवर्ती में, उससे पहले तो राज्य सूची में था। तो यहाँ राज्य विधानमंडलों ने यहाँ अनुरोध किया, पार्लियामेंट जी से रिक्वेस्ट की कि आप इस पर कानून बना दीजिए, तो पार्लियामेंट के द्वारा ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया था। और ये आर्टिकल 252 के तहत पार्लियामेंट को यह शक्ति प्रदान करता है। 3 आर्टिकल क्लियर हो गए, 249, 250 और 252।
तीनों की क्या क्या व्याख्याएं हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेट कैसे किया गया है, ये समझ में आया। अब आते हैं 253 पर। 253 पर कैसे कानून बनाएगी पार्लियामेंट। तो और एक बात याद रखना, यहां पर जैसे दो या दो से अधिक विधानमंडल, एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधानमंडलों ने यह अनुरोध किया कि आप कानून बना दीजिए किसी विषय पर, कृषि पर कानून बना दीजिए हमारे यहाँ, तो वो जो कानून बनाया जाएगा ना, वो केवल उन्हीं दो क्षेत्रों में लागू होगा, ये नहीं कि पूरे भारत में लागू हो गया। ये भी एक बारीक पॉइंट है, इसका समझने वाली बात है। स्वाभाविक सी बात है, जिन विधानमंडलों को, जिन राज्यों को जरूरत है, उन्हीं राज्यों के लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगा और वहां ही वह लागू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 253 पर। आर्टिकल 253 क्या है। देखो 253 में यह साफ साफ बोला गया है कि कोई अगर इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई अगर अंतरराष्ट्रीय संधि, ट्रीटी या एग्रीमेंट कोई भी विदेशी देश के साथ, जैसे विदेश के साथ में भारत का कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है, अब बोले उसमें कोई राज्य सूची का विषय भी आ जाता है, जैसे लैंड का कोई विषय आ गया, मान लो भूमि से संबंधित कोई मामला आता है, अब भूमि से संबंधित मामला आया, उसको लागू करना है ना, जो समझौता है या संधि है, लागू करने में राज्य सरकार कह रही है कि भूमि तो भैया हमारा मामला है, राज्य सूची का मामला है, हम यहाँ पर आपको इस पर कोई भी कानून विधि बनाने नहीं देंगे, तो ऐसा भी कर सकते थे। इसीलिए संविधान जो निर्माता थे, इन्होंने अनुच्छेद 253 का प्रावधान किया। बोले यहां पर अगर इंटरनेशनल ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, तो पार्लियामेंट को यहां पर राइट दिया जाता है, चाहे वह राज्य सूची का विषय हो चाहे केंद्र का, हर जगह पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा, पार्लियामेंट का रहेगा। तो अनुच्छेद 253 में व्यवस्था की गई थी। अब 356 क्या है, बता दिया ना, प्रेसिडेंशियल रूल है। अब किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वहां कानून कौन बनाएगा भैया, पार्लियामेंट ही बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी संबंध होते हैं, ये स्पष्ट हो गए होंगे आपको। जो महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल्स थे वो सारे क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, और सभी समझ में भी आए होंगे आपको। कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल आपके निकल कर आए, अगर आप रिवीजन करो तो एक आर्टिकल 246 है, जहां पर पर्याप्त तरीके से सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों सूचियों के बाद विधि बनाने के लिए जो अधिकृत हैं, संघ को, केंद्र, संघ को, राज्य को और संवर्ती के माध्यम से दोनों को कैसे यहाँ पर अलग अलग डिवीजन ऑफ पावर्स दिखाई देती है। इसके बाद में 249, 250, 252 और 253, ये चार आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, वो भी स्टेट लिस्ट पर। बस ये महत्वपूर्ण था आपके लिए, कानून बनाने का जो अधिकार होता है, कैसे कानून विधि निर्माण का अधिकार हमारे संविधान में व्यवस्था क्या की गई है, ये एग्जाम में, अपने एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। ठीक है, अब आप जाना क्वेश्चंस लगाना जाकर के और देखना कितना इजीली आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ से। अब आते हैं सेंट्रल स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पर, कैसे यहाँ प्रशासनिक संबंध। देखो विधायी संबंध हमने देखा कि विधि बन चुकी है, विधि अलग अलग, एक तो पार्लियामेंट और एक विधानमंडल राज्यों की, इन्होंने विधि निर्माण कर दिया है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रियान्वयन जो है कार्यपालिका के द्वारा किया जाता था, पीछे पड़ चुके हैं हम। तो अब आपका यूनियन लिस्ट के मामले में जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि जो केंद्र की कार्यपालिका होती है, इसको अधिकार होता है। स्टेट लिस्ट के मामले में जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव होती है, इसको अधिकार होता है। और कंकरेंट लिस्ट के मामले में याद रखना, समवर्ती सूची के मामले में भी स्टेट जो एग्जीक्यूटिव होती है, यही आपका जो राज्यों की कार्यपालिका होती है, यही इंप्लीमेंटेशन कंकरेंट लिस्ट पर कोई कानून बनता है उसका भी यही करती है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ये देखो हमारे संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन बात यहां पर चर्चा ये होती है, बोला भी जाता है कि संघ को, देखो केंद्र को मजबूत रखा गया है, तो कार्यपालिका के मामले में भी संघी जो कार्यपालिका है, जो सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव है, इसको मजबूत रखा गया है, इसको नियंत्रित, इसका नियंत्रण किसके ऊपर स्थापित करने की कोशिश की गई है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, समझना यहाँ पर, इसके लिए आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है। दो आर्टिकल्स में यह स्पष्ट रूप से डायरेक्शन, जो निर्देश दिए गए हैं, किसे, स्टेट की कार्यपालिका को, स्टेट के एग्जीक्यूटिव को क्लियरली यह देखो डायरेक्शन दिए गए हैं, अगर आपने इनका अनुपालन नहीं किया तो आपके यहाँ मान लिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा कि आप संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर पा रहे हो, व्यवस्था आपके यहाँ संविधान के अनुरूप आपके राज्य में नहीं चल रही है, तो आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इतना ऐसे इस तरीके से निर्देश दिए गए हैं। तो यहां बोला जाता है कि स्टेट की जो कार्यपालिका है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, इसके ऊपर सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव का नियंत्रण दिखाई देता है ना। प्रशासनिक जो आपका तंत्र है उसमें सेंटर की जो आपकी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, इसका नियंत्रण स्टेट की एग्जीक्यूटिव पर दिखाई देता है। बोले कैसे, इसके लिए आर्टिकल्स आ जाओ देख लेते हैं। और बाकी इसकी संविधान में कहां पर चर्चा है, तो भाग 11 में ही आपके प्रशासनिक संबंध भी आते हैं। यहां पर आपको भाग 11 के अंतर्गत 256 से आगे जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपके प्रशासनिक संबंध से संबंधित दिखाई देंगे, है ना। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों पर जो आर्टिकल्स हैं आपको यहां पर दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे भाग 11 के अंतर्गत ही आते हैं। अब एक एक करके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो समझते हैं। सबसे पहले देखा कि भाई कैसे यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, उसके लिए दो आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, 256 और 257। 256 में बोला गया है कि संसद कोई अगर विधि बनाती है, ध्यान से समझना, जैसे संसद के द्वारा
कोई अगर विधि बनाई गई तो उस विधि का क्रियान्वयन जो है सभी राज्यों में साफ साफ निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि उस विधि का क्रियान्वयन जो है सभी राज्यों में समान रूप से होना चाहिए। इसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न करनी है स्टेट की एग्जीक्यूटिव को। राज्य की कार्यपालिका भी यहां पर पूरा सहयोग करेगी यदि केंद्र के मतलब है पार्लियामेंट के द्वारा कोई अगर कानून बनाया जाता है उसके क्रियान्वयन को लेकर के। आर्टिकल 256 यह कहता है, 257 ऐसा क्या कहता है? देखो भाई 257 के अंतर्गत क्या कहा गया है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव को यहां पर भी सीधा डायरेक्शन दिया गया है। किस संदर्भ में यहां पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव को यहां डायरेक्शन दी गई है? यहां बोला गया है, देखो सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल की जो कार्यपालिका है, यह अगर कोई काम करती है, जैसे कोई अगर नीतियां हैं, एग्जांपल क्या है इसमें कौन कौन आता है, जैसे सीबीआई है, ईडी है, यहां एग्जांपल से समझ लो, सीबीआई है, ईडी है, अगर कोई भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है किसी राज्य में, तो जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है ये किसी तरीके की बाधा नहीं पहुंचाएगी उसके कार्यों के निर्वहन में। ठीक है, अगर कुछ भी कार्यों का दायित्वों का अपने निर्वहन कर रही है सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जांपल लेते हैं ईडी है, सीबीआई है, अगर काम कर रही किसी राज्य में, तो वहां राज्य की कार्यपालिका के द्वारा कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ संचार के कुछ कम्युनिकेशन के उपकरण होते हैं, इनको भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल 257 में कहा गया है। साथ साथ जो रेलवे है, रेलवे को भी सुरक्षा आपकी प्रदान की जाएगी, यह भी आर्टिकल 257 में कहा गया है। और इसको लेकर के सीधा सीधा डायरेक्शन दिए गए हैं, सीधा सीधा निर्देश आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव को दिए गए हैं कि किसी तरीके की बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। अगर आप कोई भी बाधा पहुंचाते हो, यहां पर केंद्र की संघ की कार्यपालिका को कार्य करने में कोई बाधा आती है, तो यहां मान लिया जाएगा कि जो राज्य है उस राज्य में जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है व्यवस्था वहां पर, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगने के लिए एक आधार मिल जाएगा, एक ग्राउंड मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन समझ में आ गए, यहां संघ की कार्यपालिका समझ में आ गया कितनी स्ट्रांग रखी गई है। फिर आर्टिकल 258 भी यहीं पर देख लो। आर्टिकल 258 जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है। कैसे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? सहकारी संघवाद। और 258 में यह बोला गया है कि जो म्यूचुअल डेलीगेशन होता है, एग्जांपल क्या है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यपाल को अधिकार दे सकता है, ठीक है, और राज्यपाल चाहेगा तो राष्ट्रपति को अधिकार दे सकता है। तो यहां म्यूचुअल डेलीगेशन आपको दिखाई देता है। 258 में देखो यह व्यवस्था की जाती है। अब महत्वपूर्ण कौन सा था? 256 और 257। इसको तो बिल्कुल नहीं आपको चूकना है समझने से, क्योंकि यहां समझाने का प्रयास किया गया है कि 256 257 में सीधा निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों का अनुपालन यदि नहीं किया जाएगा राज्य की कार्यपालिका के द्वारा तो फिर उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां कहने का मतलब यह है। फिर आते हैं 262। आर्टिकल 262 की चर्चा की गई है प्रशासनिक संबंधों में। अभी है क्या 262? 262 में देखो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है ये, इसको समझो। यहां पीछे हमने एक चर्चा की थी जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हमने ये देखा था कि उसके न्याय क्षेत्राधिकार से जो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के मामले होते हैं, इससे संबंधित जो ट्रिब्यूनल के मामले होते हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की न्याय परिधि से बाहर रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं देखो ये समझ लो। साथ ही साथ पीछे ट्रिब्यूनल हमने कहां पर पढ़ा है? 343 के का में भी ट्रिब्यूनल पढ़ा है, खा में भी ट्रिब्यूनल पढ़ा है। यहां भी हमने देखा था कि जो रिवर डिस्प्यूट, इंटरनेशनल रिवर डिस्प्यूट, यानी कि आर्टिकल 262 में जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो इससे अलग रखे गए थे। पढ़ा था कि नहीं? तो अब बोले हम आर्टिकल 262 पर आ गए हैं। होता क्या है देखो, एक स्टेट है मान लीजिए, एक को एग्जांपल लेके समझ लो आर्टिकल 262 में क्या चर्चा की गई है, समझ आ जाएगा स्पष्ट रूप से। अब आर्टिकल 262 में जैसे कोई नदी है, मान लीजिए गोदावरी नदी जा रही है। अब गोदावरी नदी महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन कई राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है। अब बोले इन कई राज्यों से होकर निकलती है, तो यहाँ इसके जल के वितरण को लेकर के, जल के बंटवारे को लेकर के, है ना, जल पे कितना हिस्सा रहेगा किस राज्य का, इसको लेकर के विवाद तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, एक नदी यदि कई राज्यों से होकर जाएगी तो उस नदी के जल को लेकर के विवाद तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इस विवाद से संबंधित निपटारा क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किया जाए? बोले यार वहां अगर निपटाओगे चीजों को तो बहुत टाइम लगेगा, लेट लतीफी होगी। तो इसीलिए यह विवाद निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाएगी। समझे? यहां पर ट्रिब्यूनल्स की स्थापना संसद के द्वारा की जाएगी। किसको यह अधिकार दिया गया? पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया। बोले पार्लियामेंट के द्वारा नदी जल विवाद से जुड़े हुए जो मामले हैं इसे निपटाने के लिए अधिकरण बनाए जाएंगे। और ये कौन से मामले देखेंगे? ये सीधे सीधे उसी नदी के जल विवाद से जुड़े हुए मामले ही देखेंगे। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हैं। अगर पूछा जाए आपसे सबसे पहला ट्रिब्यूनल कौन सा बना है, तो कृष्णा नदी ट्रिब्यूनल,
इतना आपको याद रखना है। कृष्णा नदी अधिकरण जो है सबसे पहला ट्रिब्यूनल है जिसका निर्माण किया गया था 1969 में। इतनी जानकारी बस आपको रखनी, बहुत ज्यादा आपको इस पर जानकारी एकत्र नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको क्या और समझना है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाया जाता है। कैसे? जो प्रमुख ट्रिब्यूनल है, जैसे कृष्णा ट्रिब्यूनल है, कौन कौन से राज्य इससे प्रभावित होते हैं? एग्जाम्पल ले लें, जैसे कृष्णा से आपके महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा और आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तीन प्रमुख राज्य हैं जो कृष्णा नदी जल विवाद के अंतर्गत या ट्रिब्यूनल में कौन से राज्यों से कौन इसमें मामले जो देखे जाएंगे, कौन कौन से राज्य आएंगे? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका आंध्र प्रदेश आएगा। अब ऐसे ही जो और ट्रिब्यूनल है, कावेरी का ट्रिब्यूनल है, गोदावरी ट्रिब्यूनल है, इस पर आपको खुद से कलेक्ट करना है जानकारी, और कलेक्ट करने में कोई दुविधा नहीं है। ज्योग्राफी में उस नदी की लोकेशन समझनी है। वो लोकेशन नदी की जैसे ही आप देखोगे, जिन जिन राज्यों से होकर जा रही होगी, उन राज्यों को उस नदी का पानी चाहिए होगा, इसलिए उन नदियों के जल को लेकर के विवाद उन राज्यों के मध्य दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? अब कावेरी नदी का अगर आप देखोगे तो कावेरी नदी में आपको मध्य प्रदेश थोड़ी दिखाई देगा। कावेरी नदी आपकी नीचे जा रही है ना, तो यहाँ केरल, कर्नाटक आपको दिखाई देंगे, तमिलनाडु दिखाई देंगे और पुदुचेरी दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नदियों की लोकेशन नहीं पता है फिर तो आपके लिए बहुत चिंता वाली बात है यार, है ना? नदियों की कम से कम लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहां से स्पष्ट होगा कि जो नदी जल विवाद है, नदी जल विवाद पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स जो है ज्यादा देरी ना रहे इन्हें कोई भी निर्णय लेने में, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था की गई। और व्यवस्था कहां पर है? आर्टिकल 262 के अंतर्गत है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। क्लियर? 262 क्लियर हुआ। अब आते हैं 263 पर। 263 में क्या व्यवस्था है? 263 में आपका इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की हमने, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत ही यह इंटर स्टेट काउंसिल की बात की जाती है। क्या है ये? देखो समझते हैं। जब संविधान निर्माण हुआ तो वहां से ही आपका आर्टिकल 263 तो मौजूद है, लेकिन क्या शुरुआत से ही इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था? बोले नहीं किया गया था, क्योंकि केंद्र और राज्य सहकारी कोऑपरेटिव तरीके से जब तक कार्य कर रहे थे, जब तक इनके मध्य कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा हुआ, तब तक ऐसे काउंसिल के निर्माण की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, आगे चल करके होता क्या है, जब केंद्र सरकार के द्वारा सहकारी संबंधों को बेहतर करने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर करने के लिए आयोग का गठन किया जाता है, सरकारी आयोग। क्या नाम होता है? सरकारी आयोग का, 1983 में। अभी प्रमुख आयोग जब हम पढ़ेंगे लास्ट में, तब एक सीक्वेंस में सारे देख लेंगे, लेकिन अभी हम इसको इंटर स्टेट काउंसिल को समझना है तो इसको जानना पड़ेगा। कैसे? इंटर स्टेट काउंसिल का जब गठन किया गया उसके पहले की स्थिति समझो। सरकारी आयोग का गठन किया जाता है तो यहां सरकारी आयोग के द्वारा बोला जाता है कि इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। बोले ठीक है भाई, इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। तो आगे वीपी सिंह की सरकार आती है। वीपी सिंह सरकार आती है जनता दल 1990 में। तो 1990 में पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। अब यहाँ सहकारी संघवाद कैसे दिखता है, इस चीज को समझो। सहकारी संघवाद ऐसे दिखता है कि यहाँ एक तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। गौर से सुनना, होम मिनिस्टर यहाँ कंफ्यूज कराएगा, तो यहाँ होम मिनिस्टर इसके नहीं, होम मिनिस्टर जोनल काउंसिल के होते हैं। अभी लगे हाथ, जब इंटर स्टेट काउंसिल को हम पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ जोनल काउंसिल को यही समझ लेना चाहिए, क्योंकि जोनल काउंसिल पर जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में, यही एक साथ अभी क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी हम इंटर स्टेट काउंसिल पर हैं। इंटर स्टेट काउंसिल कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है, बढ़िया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके साथ साथ 6 जो है केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं यहाँ पर। कौन? 6 केंद्रीय मंत्री भी इसके सदस्य के रूप में रहते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, सभी राज्यों के यहाँ पर दिखाई देंगे। और यूटी में जहां विधानसभा में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे, और जहां प्रशासक लेफ्टिनेंट है वहां पर लेफ्टिनेंट रहेंगे। ठीक, समझ में आया? एलटी जो आप बोलते हो। तो देखो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी यहां दिखाई दे रहा है सीएम के रूप में, और केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और 6 आपके केंद्रीय मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये काउंसिल जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इसकी भूमिका आपको समझनी है। और ये एक संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह हमारी व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट यहां पर इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करते हैं। और किया कब गया? 1990 में आकर के किया गया, जब वीपी सिंह की सरकार रहती है। तो संवैधानिक प्रावधान है, यह समझ में आया। हालांकि ये बहुत इनएक्टिव रहती है, बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। ठीक, लेकिन कम से कम इस व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। और भाग 12 के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, केंद्र राज्य में जो प्रशासनिक संबंध है, इन्हीं प्रशासनिक संबंधों में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। अब इंटर स्टेट काउंसिल के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। अब बोले इंटर स्टेट काउंसिल तो हमने समझ लिया, अब जोनल काउंसिल भी यहीं पर समझ लो। जोनल काउंसिल में क्या होता है? देखो जोनल काउंसिल जो होता है, इसका गठन कैसे हुआ? इसका गठन जो है, स्टेट आपका रिकंस्ट्रक्शन जो एक्ट 1956 है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था 1956 का, इस आयोग की सिफारिश पर ही आपका यह जोनल काउंसिल का गठन किया जाता है। कैसे? इसमें इसका क्या उद्देश्य होता है? देखो भारत आप देख रहे हो, ठीक है,
भारत आप एक रफ मैप पे देख लो। तो अब भारत पर होता क्या है, एक तो उत्तर, एक आपका दक्षिण, उत्तर सॉरी और पश्चिम, दक्षिण और पूरब, है ना, और आपका मध्य। तो ये 4 और +1 मध्य का 5, 5 जोन में बांटा गया है इस काउंसिल को। और 5 जोन में बांट कर ही ये पांचों की पांचों जो क्षेत्रीय परिषदें हैं यही मिलकर के जोनल काउंसिल्स कहलाती हैं। और ये स्टेट जो आपका रिकंस्ट्रक्शन जो एक्ट था आपका, SRA था 1956, इसके तहत ही ये प्रावधान किया गया था। और उत्तर का जो मुख्यालय बनाया गया था दिल्ली में बनाया गया था, पश्चिम का जो मुख्यालय बनाया गया था मुंबई बनाया गया था, दक्षिण का जो मुख्यालय बनाया गया था चेन्नई बनाया गया था, पूरब का आपका कोलकाता में बनाया जाता है, वहीं मध्य का जो आपका ये है ये आपका प्रयागराज या आपका इलाहाबाद, ठीक है, यहां पर बनाया जाता है। तो जो क्षेत्रीय जोनल काउंसिल है, जोनल काउंसिल के बारे में ये समझ में आया कि ये इंटर स्टेट काउंसिल की तरह संवैधानिक नहीं है। कैसी है वे, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये किसी अधिनियम के तहत इनका गठन किया गया है। अधिनियम कौन सा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का। तो इस अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें आपकी बनाई जाती हैं। पांचों क्षेत्रीय परिषदें समझ ली। जो उत्तर वाले राज्य हैं, देखो दिल्ली वाली जो क्षेत्रीय परिषद है ये उत्तर वाली, ये सारे राज्यों के मामले देखेगी। पश्चिम वाली जो है मुंबई में जो इसका वो हेड ऑफिस बनाया गया, मुख्यालय तरीके से समझ लीजिए बनाया गया है, तो मामले पश्चिम के राज्यों के देखेगी। दक्षिण वाली जो है आपकी चेन्नई में बनाई गई है, पूर्व वाली देखो कोलकाता में है, और यहाँ याद रखना पूर्व वाली में उत्तर पूर्व के शामिल नहीं है। बोले फिर उत्तर पूर्व के लिए आगे 1971 में अधिनियम बनता है, और इस अधिनियम के बाद से यह तय किया जाता है कि जो उत्तर पूर्व के लिए क्षेत्रीय जोनल काउंसिल रहेगी अलग से रहेगी। यहाँ जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं ये रहेंगे, प्लस सिक्किम भी रहेगा। ठीक, ध्यान से समझना, यहाँ एक तो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं सारे के सारे 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये सारे 7 राज्य, और इसके अलावा साथ में सिक्किम। तो कुल यहाँ पर 8 राज्य आते हैं इसमें, किसमें, उत्तर पूर्वी जोनल काउंसिल में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। तो 5 आपकी जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं ये, और 6वीं जो है आपकी उत्तर पूर्व जोनल काउंसिल है, ये जोनल काउंसिल होती हैं। और जोनल काउंसिल का अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन होता है, तो जोनल काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जोनल काउंसिल का जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है, गृह मंत्री होता है। ये कंफ्यूजन अब बिल्कुल मत रखना, एकदम स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल बताया तो जोनल काउंसिल यहाँ आपको बताना जरूरी था। दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस खूब बनाए जाते हैं। तीसरा कौन सा है, तीसरा है भाग 12 पर आ गए हम। भाग 11 में विधायी संबंध, जो आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं और जो आपके एग्जीक्यूटिव रिलेशंस है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, तो ये दोनों रिलेशन आपके भाग 11 में पार्ट 11 में ही दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही भाग 12 पर आएंगे, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में यह प्रोविजन किया गया है, सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध कैसे रहेंगे, ये क्लियर हो जाएगा अभी इस अनुच्छेदों में। और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देखेंगे और पूरी व्यवस्था देखो यहां पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो फिर आगे देखते हैं टैक्सेस को लेकर के। देखो जितने यहां पर समझो, पहले रेवेन्यू को लेकर के, फाइनेंशियल रिलेशन अगर हम समझ रहे हैं तो अब हमें रेवेन्यू को लेकर के सारी बातें पहले क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए कि पैसा है ना, पैसा किसके पास ज्यादा है, पैसा रेवेन्यू राजस्व बोला जाता है, इसको आसान शब्दों में समझो पैसा। तो पैसा देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के क्या स्थिति है, स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के क्या स्थिति है, तो बोले देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर जो स्थिति आपकी दिखाई देती है ये ज्यादा मजबूत दिखाई देती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। जो रेवेन्यू के रिसोर्सेस हैं वो ज्यादा किसको प्रोवाइड किए गए हैं, बोले सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सोर्स के साधन क्या होते हैं, है ना, रिसोर्स के साधन क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो टैक्स हो सकता है, एक नॉन टैक्स हो सकता है। और टैक्सेस में भी देखो आपको इनकम टैक्स दिखाई देगा, कॉर्पोरेट टैक्स दिखाई देगा, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज में भी अल्कोहल का छोड़ दो, क्योंकि अल्कोहल पर एक्साइज कलेक्ट करने का अधिकार किसको दिया गया है, लेवाई करने का, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। यहां पर कस्टम ड्यूटी भी आ जाती है। जितने मेजर टैक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने बड़े बड़े टैक्सेस हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सकता है, वो सारा किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। नॉन टैक्स में क्या होता है, जैसे रेलवे है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज रहते हैं, कम्युनिकेशन के साधन रहते हैं, डाकघर रहता है, ये सब क्या है, ये सब नॉन टैक्स आपका रेवेन्यू रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। बोले भर भर के पैसा आता है, भाई पैसा ही पैसा होगा, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, बोले कटोरा। ठीक है, कटोरा का मतलब यह है कि इसको जो टैक्सेस कहां से इसको मिलता है, इसको दे दो। देखो एग्रीकल्चर टैक्स दिया जो आज तक नहीं लगाया गया, ठीक है। दूसरा एल्कोहल पर टैक्स दिया है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर अंदर हो चुके हैं, ठीक है, जो मंत्री हैं।
तीसरा क्या है, तीसरा देखो स्टाम्प शुल्क, यह प्रमुख रूप से एक ही है जो टैक्स थोड़ा बहुत पैसा मिलता है बेचारे को स्टाम्प शुल्क से मिलता है। तो ये कुछ टैक्सेस के लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया गया है और बहुत मिनिमम है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है क्या, कटोरा, ठीक है। और इसके जो पीएसयूज वगैरह है नॉन टैक्स में हमेशा लॉस में ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति हमें समझ में आ गई। अब स्टेट गवर्नमेंट की ये स्थिति है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बेहतरीन स्थिति है, किसको लेकर के, वित्त को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के। तो फिर आगे प्रोविजन क्या है ना, आपसे पूछा जाएगा फिर आगे भाई व्यवस्था क्या है। तो बोले अगर ये व्यवस्था रहती है तो ये व्यवस्था तो फाइनेंशियल इंबैलेंस, वित्तीय अस्थिरता पैदा कर देगी, क्लियर। यानी कि वित्तीय रूप से यहाँ पर अस्थिरता पैदा हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, स्टेट क्या हो जाएंगे, भिखारी बनकर रह जाएंगे। तो इसके लिए फिर उपाय क्या है, आपसे पूछा जाएगा ना उपाय क्या है। अभी हम संबंधों पर आएंगे, उससे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर किया करो कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पढ़ने वाले मैटर की उपयोगिता क्या है, ठीक। तो देखो बोले उपाय क्या है, दो उपाय हो सकते हैं। उपाय पहला क्या हो सकता है, पहला उपाय है कि सेंटर के द्वारा जो भी टैक्सेस से पैसा मिल रहा है वो ट्रांसफर कर दे, ठीक है, वो ट्रांसफर कर दे। पहला तो ये प्रोविजन है। दूसरा क्या उपाय हो सकता है, दूसरा उपाय हो सकता है सेंटर के द्वारा ग्रांट इन एड दिया जाए, यानी कि अनुदान जिसे बोलते हो आप, अनुदान यानी कि सहायता दी जाए। और सहायता जो होती है दो तरीके की होती है, या तो विधिक सहायता होगी या आपकी कैसी सहायता होगी, विवेकाधीन। विवेकाधीन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विवेक पर तय करेगा किस राज्य सरकार को कितना पैसा देना है। तो अनुच्छेद 275 आपका विधिक सहायता अनुदान की बात करेगा और अनुच्छेद 282 जो है आपका विवेकाधीन ग्रांट इन एड की बात करेगा। ये वाली बात होती है दया वाली, ठीक है। ये वाली बात कौन सी होती है, ग्रांट इन एड का मतलब क्या है, ग्रांट इन एड का मतलब होता है हमारी मर्जी होगी, अगर हम दयालु होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हम दयालु होंगे तो हम तुमको पैसा देंगे विवेकाधीन वाले में खूब भर भर के। लेकिन यहां भी पॉलिटिक्स चलती है, जहां पर केंद्र में सरकार भाजपा की है, एग्जांपल लेते हैं, और राज्य में भी जहां भाजपा की है या जहां कांग्रेस की, दोनों जगह पर सेम सेम रहेगी, वहां विवेकाधीन शक्ति उसकी एक्टिव हो जाती है और खूब पैसा देती है ग्रांट इन एड के रूप में। लेकिन जहां अपोजिट दल है, अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी है कोई, तो वहां कतई पैसा नहीं देती है ना। तो ये चीजें आपको आर्टिकल 282 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है यहाँ दिखाई देती है। फिर विधिक क्या होता है, विधिक में देखो यहाँ पार्लियामेंट कानून बनाती है और कानून के अनुसार ही विधिक जो होता है वो अनुदान दिया जाता है, ठीक, 275 में व्यवस्था है। अब ये वाली तो बात हो गई, इसके तहत तो कितना ही पैसा मिलेगा, बहुत कम पैसा देगी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देना चाहेगी। तो एक ठोस कोई प्रोविजन करने की जरूरत थी, जहां पर सेंटर के द्वारा जो टैक्सेस लिया जा रहा है, लेवाई किया जा रहा है, वो सारा का सारा पैसा अगर सेंटर ही रख ले, है ना, ऐसा नहीं, इसके लिए एक व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल यहाँ पर आपके निकल के आएंगे 269, 269 का ए और 268, है ना, तीन आर्टिकल प्रमुख रूप से यहाँ निकल के आते हैं। 268 के तहत क्या किया जाता है, सेंटर के द्वारा देखो जो भी टैक्स होता है उसको लेवाई किया जाता है। लेवाई मतलब होता है सेंटर के द्वारा वो लगाया जाता है। कौन लगाएगा, सेंटर लगाएगा। वसूलेगा कौन, स्टेट वसूलेगा। और किसको दे दिया जाएगा, स्टेट को ही दे दिया जाएगा। तो 268 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि लगाया तो भले ही सेंटर के द्वारा जाता है, लेकिन वसूलता कौन है, बोले स्टेट वसूलता है। और किसके पास वो पैसा जाता है, पूरा स्टेट के पास ही जाता है। ऐसा टैक्स कौन सा है, बोले ऐसा हमारे राज्य बेचारे के पास एक ही है, स्टाम्प ड्यूटी। कौन सा है, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो स्टाम्प ड्यूटी ही है 268 के तहत, जो सेंटर लगाता है, स्टेट वसूलता है, स्टेट ही खर्च करता है। दूसरा आते हैं आर्टिकल 269 में। 269 में बोला गया है, देखो सेंटर जो है यहाँ पर लगाएगा और सेंटर ही यहाँ पर वसूलेगा, लेकिन स्टेट को मिल जाता है। यहाँ पर जो इंटर स्टेट ट्रेड होते हैं या कॉमर्स होते हैं, इन पर जो टैक्स लगाया जाता है सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, लेवाई किया जाता है और सेंटर के द्वारा ही वह वसूला जाता है। कलेक्ट भी सेंटर करता है, लेकिन मिलता किसको, स्टेट को मिलता है, ठीक। और 269 ए में क्या कहा गया है, 269 ए में बोला गया है सेंटर है और सेंटर ही लगाएगा, सेंटर ही वसूलेगा, लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों में बांट दिया जाता है। इसका एग्जांपल आता है जीएसटी। जीएसटी कहां पर है आपका, 269 ए में। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है। ये तीन तरीके के आपके टैक्सेस हैं जहां प्रोविजन किया गया कि देखो भले ही सेंटर के पास ही अधिकार रहेगा। 268 में कहा गया स्टाम्प ड्यूटी पर सेंटर लगाएगा जरूर, लेकिन स्टेट ही वसूलेगा, स्टेट ही रखेगा। 259 में कहा गया कि सेंट्रल, 269 में ये कहा गया सेंटर लगाएगा, सेंटर ही वसूलेगा और स्टेट को दे दिया जाएगा जो भी टैक्सेस आएगा, जो भी पैसा आएगा यहाँ पर। और 269 ए में जीएसटी वाले में बोला गया सेंटर लगाएगा, सेंटर वसूलेगा और दोनों में बांट लिया जाएगा, ठीक। ये तो बात हो गई आर्टिकल्स में जो चर्चा की गई। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण बात आती है 270। आर्टिकल 270 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 270 से बहुत चीजें समझ में आएंगी। क्या बोला गया, ये बोला गया कि 268 और 269, पीछे हमने पढ़ा 268, 269 और 269 ए, यानी कि 268, 269 और 269 ए में जो भी टैक्सेस हैं इनको छोड़ करके बाकी जो भी टैक्स आएंगे वो टैक्स सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे।
ये बात यहाँ पर बोली गई। क्या बोली गई? 270 में ये क्लियरली कहा गया है कि 268 और 269 269A इसको हटा दो, क्योंकि यहाँ तो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, व्यवस्था जो भी की गई है हमारे संविधान में। इसको हटा करके जो भी टैक्सेस आएंगे वो टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर दिए जाएंगे? सेंटर और स्टेट में किए जाएंगे। अब बोले डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाएंगे? यहीं से एक अगला टर्म निकल के आएगा, फाइनेंस कमीशन। इसके लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 280 का प्रावधान किया और 280 में यह बोला कि 280 में एक कमीशन गठित किया जाएगा, हर 5 वर्ष पर गठित किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। ध्यान से समझना, हर 5 वर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक कमीशन का गठन किया जाएगा कि ये जो 270 में सेंटर स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना टैक्सेस का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? एक कमीशन है ना, एक कमीशन प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, और रिपोर्ट बनाएगा। इसके लिए व्यवस्था की गई 280 में। 280 में बोला गया हर 5 साल पर एक नया वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और ये प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन होगा। साथ ही इसमें जो मेंबर होंगे 1+4 होंगे। देखो जब आप फाइनेंस लिखोगे ना, फाइव, तो फाइनेंस में ही आपका देखो इसके मेंबर भी छुपे हुए हैं। एफ आई से ही आपका क्या होता है? 5 होता है, और एफ आई से ही आपका फाइनेंस होता है। ऐसे याद रख सकते हो आप, क्योंकि बहुसदस्यीय संस्था है, कभी कभी मेंबर भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो वहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अब आपका क्या है? फाइनेंस कमीशन 5 मेंबर रहेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष रहेगा और 4 आपके सदस्य रहेंगे। तो ये व्यवस्था आपके अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कर दी, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था कि ये जो टैक्सेस हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी न्याय संगत तरीके से, तर्क संगत तरीके से होना बहुत जरूरी है। तो जो संवैधानिक प्रावधान की ये समझे, इसका कार्य क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस है इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके साथ साथ जो नगर पालिका और पंचायतों में टैक्सेस से रिलेटेड, वित्तीय सुदृढ़ता से रिलेटेड अगर कोई भी एडवाइस देनी है तो वह भी कार्य किसको दिया गया है? फाइनेंस कमीशन को ही दिया गया है। क्लियर? बात क्लियर हो गई यहां पर। इसके कार्य समझ में आ गए क्या है? फाइनेंस कमीशन की जो स्थापना हुई, इसकी नींव कहां पर? आर्टिकल 270 के अंतर्गत देखो इसकी नींव पड़ चुकी थी। इसके बाद ही हम आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन को समझ लिया। अब वर्तमान समय में आपका 15वां फाइनेंस कमीशन है और जिसके अध्यक्ष हैं आपके एनके सिंह। अब बात करते हैं फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करता कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? हमने कौन वाला पार्ट समझ लिया, और कौन वाले पार्ट पर हमारे संविधान में क्या उल्लेख है ये समझ लिया, ठीक है। वर्तमान समय में हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन है, यह भी क्लियर। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा? ये कौन सा पार्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन करेगा कैसे, यह भी हमारे संविधान में बताया गया है। पहला तरीका है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि देखो मान लो 100 रुपए आता है टैक्स के रूप में, टोटल समझना बिल्कुल आसान शब्दों में, 100 रुपए टैक्स के रूप में आता है। अब बोले यहां पर जो व्यवस्था की गई है कि 41% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। जो राज्य सरकारें हैं इनको टोटल टैक्स का 41% मिल जाएगा, और बचा हुआ जो 52%, सॉरी 59% कौन रखेगा? 59% जो है ये सेंटर के पास में रहेगा, ठीक है, समझे। पहले ये क्या था? अगर 14 फाइनेंस कमीशन देखा जाए तो ये 14%, जो 41% है ना, ये पहले 42% था। अब 41 कैसे हो गया? 41 ऐसे हो गया कि जम्मू कश्मीर जो है ये राज्यों से हट करके यूटी बन गया है, तो इसीलिए यहां पर 41 कर दिया गया है 42 से। क्लियर हो गया आपको? आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि 100 रुपए मान लीजिए टैक्स के रूप में आया, तो उसमें कितना सेंटर के पास जाएगा, कितना उसका परसेंटेज स्टेट के पास जाएगा। तो स्टेट के पास 41% जाएगा। यहां से हमें बात ये समझ में आई। अब ये 41% को अपने आप में मानना है 100, ठीक है, ये 41% अपने आप में 100% मानना है, यानी कि 100 रुपए है। अब बोले 100 रुपए का विभाजन किस आधार पर किया जाए, इसके लिए भी कुछ ग्राउंड्स बनाने की जरूरत है। बोले बिल्कुल है, वही होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ये जो पैसा है 41 रुपए अपने आप में 100 है। अब 41 रुपए मान लो 100 है अपने आप में, अब इसका विभाजन कैसे किया जाए? इसके विभाजन के लिए देखो कुछ मानक बनाए जाते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, यानी कि इस पूरे के पूरे 100 रुपए का, 100 रुपए कौन सा है? यही 41 रुपए। इस पूरे के पूरे ऐसे करते हैं, 41 रुपए करते हैं। 41 रुपए का 45% हिस्सा जो है आय में दूरी के आधार पे, इनकम में जो जिसकी दूरी होती है, जिस राज्य की इनकम जितनी ही ज्यादा गैप होता है, इनकम गैप जितना ज्यादा देखने को मिलता है उसको उतना हिस्सा मिल जाता है। और ये 45% तय किया गया। ये एक भारांश तय करेगा। कितना भारांश? 45%, ठीक है। समझ में आया कि जो 100 है अपने आप में, ये 100 का 45% किसमें जाएगा? इनकम जो गैप है इसमें चला जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं उनके क्षेत्रफल को। उनके क्षेत्रफल को कितना परसेंट भारांश मिला हुआ है? तो 15% भारांश जो है इनके क्षेत्रफल को मिला हुआ है। इसके बाद फिर इसके बाद में देखो जनगणना। किसको? जनगणना को। जनगणना को कितना भारांश दिया गया? जनगणना को यहां पर भारांश 15% मिला है।
तो यहां समझना जो 41% पैसा है इसमें 45% चला गया इनकम गैप को, 15% चला गया क्षेत्रफल को और 15% चला गया जनगणना को। टोटल कितना परसेंट पैसा जा चुका है टैक्सेस का? बोले टोटल जो पैसा जा चुका है 45-15 कितना होता है भाई? 45-15 होता है आपका 60 और 60 और 15 75। बोले 75% पैसा तो हम टैक्सेस का भेज चुके हैं 3 ग्राउंड्स पर ही। डिबेट यहां पर निकल कर आई जो जनगणना है, जनगणना में देखो इस बार जो 15वां फाइनेंस कमीशन है 15% ही बात कर रहा है, लेकिन इसके पहले 15% नहीं रहता था। फिर ये नॉर्थ और साउथ के राज्यों में डिबेट देखने को मिलती है, आप पढ़ चुके हो, है ना। ये बोला जाता है हमने परिवार नियोजन के लिए इतना बेहतर कार्य किया और फिर भी हमने जो जनसंख्या में कमी की है हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसी बेनिफिट को ही देने के लिए जनसांख्यिकी प्रदर्शन यानी कि जिसने जितना बेहतरीन काम किया है अपने यहाँ पर जनसंख्या के कंट्रोल को लेकर के, तो 12.5% हिस्सा जो है जनसांख्यिकी प्रदर्शन को दिया जाएगा। ठीक समझे बात को? जनसांख्यिकी प्रदर्शन को भी 12.5% भारांश दिया जाएगा। ये याद रखना जो पुराने वाले हैं ये आय दूरी, इनकम गैप, क्षेत्र, जनगणना, ये तो पुराने हैं। नए कौन से शामिल किए गए हैं ये समझते हैं। तो पहला जनसांख्यिकी प्रदर्शन, इसको शामिल किया गया है, 12.5% हिस्सा जो है उस 41% का मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगला बात करते हैं। देखो पर्यावरण को लेकर के भी सभी राज्यों से गुहार लगाई जाती है कि भाई पर्यावरण को लेकर के ठोस कदम उठाओ, तो बोले नहीं उठाओगे तो टैक्स में 10% जो भारांश है इसमें हिस्सा बहुत कम मिलेगा। आपकी रिपोर्ट अगर खराब होगी तो आपको पैसा कम मिलेगा और आपकी अगर रिपोर्ट अच्छी होगी तो आपके हिस्से में 10% है वो ज्यादा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो बोले वनाच्छादन को यानी कि जिसने फॉरेस्टेशन में बढ़िया काम किया होगा उसको 10% भारांश दिया जाएगा। दूसरा ये शामिल हुआ। तीसरा कौन सा? तीसरा शामिल होता है टैक्सेस को लेकर के। जिन राज्यों ने टैक्सेस की उगाही में बहुत बेहतरीन काम किया है ना, टैक्स कलेक्शन जिनका बहुत अच्छा रहा है, तो बोले 2.5% जो भारांश है, 2.5% भारांश हम टैक्सेस के लिए प्रयास, जो भी राज्य वित्त के लिए या टैक्स के लिए जिन राज्यों ने बढ़िया एफर्ट्स डाले हैं उनको भी यहां पर हम लाभान्वित करेंगे। तो समझ में आ गया होगा अब आपको जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, हॉरिजॉन्टल स्तर पर कैसे इस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कैसे उसने भारांश बना रखे हैं। 45% इनकम गैप को दोबारा से देख लो, 15% क्षेत्र के हिसाब से और 15% ये जनगणना के हिसाब से, ये भारी भारी भारांश। फिर जो नए शामिल हुए एक जनसांख्यिकी प्रदर्शन, क्यों शामिल हुआ डिबेट समझा दी, वनाच्छादन और तीसरा है आपका टैक्स को लेकर के किए गए प्रयास। ये तीनों आपके जो नए हैं, नई स्लॉट्स बनाई गई हैं, टैक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट्स को। क्लियर? पूरा का पूरा पैसा कैसे दिया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ये समझ में आया। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों विभाजन कैसे किए जाते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे 292 पर। देखो 292 क्या कहता है, 292 और 293 को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये बारोइंग्स की बात करते हैं। बारोइंग्स मतलब देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट उधार लेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो उधार लिया जाएगा आर्टिकल 292 के तहत लिया जाएगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो उधार लिया जाता है वो 293 के तहत लिया जाता है। समझ में आया? तो आर्टिकल 292 और 293 ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं। इसके अलावा एक ऊपर हाँ आर्टिकल 281 छूट गया है। 281 में क्या है? देखो फाइनेंस कमीशन को ये बोला जाता है हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा जब गठन किया जा रहा है तो बोले जब फाइनेंस कमीशन पूरी एक रिपोर्ट बनाएगा कि किसको कितना पैसा देना है, कैसे देना है, तो ये रिपोर्ट जो है किसको दी जाएगी, समझना। ये जो बारीकियां होती हैं यही सारी बारीकियां ही आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। और ये अनुच्छेद 281 के तहत, 280 में आपका फाइनेंस कमीशन है और जस्ट उसके बाद वाले ही 281 के तहत ही ये प्रोविजन किया गया है कि जब फाइनेंस कमीशन पूरी रिपोर्ट बनाकर रखेगा, अब रिपोर्ट बनाकर के किसको देगा? फाइनेंस कमीशन किसको देता है? तो जो उसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ही उसका गठन करता है, तो प्रेसिडेंट को ही वह रिपोर्ट बना करके दे देता है। अब पूछा जाता है दूसरा प्रश्न कि संसद के पटल पर किसके द्वारा रखी जाती है रिपोर्ट। तो यहां समझना फाइनेंस कमीशन जब अपने पास रिपोर्ट रखता ही नहीं है, राष्ट्रपति को दे देता है, तो राष्ट्रपति महोदय ही संसद के पटल पर उस रिपोर्ट को रखेंगे, है ना। कॉमन सेंस पर यह बात है समझने वाली। तो राष्ट्रपति महोदय जो है संसद के पटल पर उस रिपोर्ट को रखते हैं और राष्ट्रपति महोदय को वह रिपोर्ट कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है। दोनों चीजें आप क्लियरली समझ लेना। आपको कंफ्यूज करेगा, संसद के पटल पर जो रिपोर्ट है बोल देगा वित्त आयोग रखता है, नहीं भाई, कौन रखता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महोदय रखते हैं। क्लियर? तो हमने वित्तीय संबंध देख लिए, प्रशासनिक संबंध समझ लिए, वित्तीय संबंध समझ लिए और हमने शुरुआत में विधायी संबंध भी समझ लिए। सेंट्रल और स्टेट के बीच में तीनों संबंधों को लेकर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो समझ लिए। 200, अब आपसे कोई पूछे अगर 249, 50, 52, 53, 246 या फिर आगे आपसे पूछ ले 258, ठीक है, 257, क्लियर, या 280, 282, 292, 293, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक इसको ऑर्गेनाइज तरीके से हमने सभी को क्रमानुसार समझा है और सभी का इंटरप्रिटेशन
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर किया है, तो सारे आपको याद हो गए होंगे और चीजें याद हो रही हैं तो अच्छी बात है। नहीं याद हो पाई है, अभी कुछ कमी दिख रही है तो उसको रिवीजन मार लेना आप एक बार, और वीडियो एक बार और देख लेना, और साथ ही जो नोट्स रहे उन नोट्स को और अच्छे दोबारा पढ़ लेना। ठीक, जो ये फ्रेमवर्क है ये पूरा दे दिया गया है कि इस फ्रेमवर्क पे पढ़ेंगे। अब आपके पास अगर पीडीएफ निकलवा सकते हो तो पीडीएफ दे दी गई है, इस पीडीएफ को निकलवाना है और वीडियो के साथ में ऐसे खुद से भी लिखते हुए चलना है, जो यहाँ पर डिक्टेट किया जाता है। ठीक है, जब दोबारा में, और पहली बार में आपको सुन लेना है अच्छे से। अब देखो बात करते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन जो रहते हैं। अब ये पीछे हमने सारे संबंध पढ़ लिए, कौन से संबंध? विधायी पढ़ लिए, प्रशासनिक पढ़ लिए, वित्तीय पढ़ लिए। इन संबंधों के खराब होने की गुंजाइश भी थी, बोले बिल्कुल थी। तो अब समझते हैं कि इनको सुधारने के लिए कुछ कमेटी बनी, कुछ कमीशन बने। हाँ बने भाई, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन, कभी कभी क्रोनोलॉजी पर आ जाता है और कभी कभी उनके वर्षों को मिलान को लेकर के आ जाता है, वर्ष को लेकर के, है ना, मिलान को लेकर के आ जाता है। लेकिन अगर हम इन डेप्थ थोड़ा सा समझ लें तो फिर हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा इस चीज पर कि कौन सा कमीशन पहले आया बाद में आया। समझते हैं थोड़ा सा। देखो, जब भारत आजाद होता है उसके बाद जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की स्टेट में भी, जो कांग्रेस की आपकी, जहां पर केंद्र में भी सरकार रहती है और स्टेट में भी रहती है, तो किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता ही नहीं है। बोले सेंटर और स्टेट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता ही नहीं है। तो इसी कारण से आपकी 1969 तक, कहां तक? 1969 तक कोई भी कमेटी या कोई भी कमीशन आपको नहीं दिखाई देगा। होता क्या है फिर? होता यह है कि 1969 में आकर के जब क्षेत्रीय स्तर पर कुछ पार्टियां बनती हैं, है ना, कुछ क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस से हटके कुछ नई पार्टियां आती हैं, तो वो क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगी, क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगी, या जहां पर स्टेट एटोनॉमी, है ना, जहां पर राज्य की स्वायत्ता बढ़ाने की बात की जाएगी, ऐसी लगातार मांगे की जाएंगी। तो सबसे पहले 1969 में तमिलनाडु में, आपको पता है कि तमिलनाडु में सबसे पहले मांग की जाती है, और राजमन्नार समिति, कौन सी? राजमन्नार समिति का यहां पर गठन किया जाता है। अब राजमन्नार समिति के द्वारा कुछ ऐसी मांगे रखी जाएंगी, कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस दी जाएंगी जो स्टेट की ऑटोनॉमी को बढ़ाएंगी लेकिन सेंटर की शक्तियों को कम करने वाली होंगी। इसी के अंतर्गत, हालांकि इंटर जो आप पढ़ते हो ना, इंटर स्टेट काउंसिल पीछे पढ़ी हमने 263 के अंतर्गत जो प्रोविजन किया गया है, यह भी बोला गया था कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल के गठन करने की आवश्यकता है। कोई आपसे पूछे सबसे पहले यह रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई, इंटर स्टेट काउंसिल की बात सर्वप्रथम किसके द्वारा कही गई, तो यहां पर राजमन्नार समिति के द्वारा। लेकिन मानी किसकी बात गई थी? सरकारी आयोग की। सरकारी आयोग ने जब आगे बोला, फिर जो है वीपी सिंह सरकार बनी। वीपी सिंह सरकार के द्वारा ही इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। समझ में आया? दोनों चीज समझना। सर्वप्रथम किसके द्वारा यह रिकमेंडेशन दी गई थी? तो राजमन्नार समिति के द्वारा। और राजमन्नार समिति जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ये देखो ये कमेटी बनाई गई है। यहां 1969 के बाद फिर +4 कर दो, +4 करोगे तो 1973 आ जाएगा, और फिर +4 करोगे तो आपका 1977 आ जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तीनों ही तीनों आपके राज्य सरकारों के द्वारा ही कमीशन या आपके स्मरण जो भी है कमिटी गठित की गई है। किस लिए गठित की गई है? कि स्टेट की ऑटोनॉमी बढ़ाइए। तो सबसे पहले देखो राजमन्नार समिति आती है। फिर आपकी 1973 में क्या होता है? आपका पंजाब में आपका अकाली दल रहता है, तो यहां पर आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब आपका, यहां पर आनंदपुर साहब प्रस्ताव आता है किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। यहां भी कुछ रेडिकल चेंज करने की बात की गई। हाँ, और राजमन्नार समिति में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है, जैसे गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के बोला गया। साथ ही साथ जो अवशिष्ट शक्तियां थी, ये बोला गया कि अवशिष्ट शक्तियां जो है राज्य के पास में होनी चाहिए। ऐसी सारी चीजें यहां पर बोली जाएंगी कि केंद्र को शक्ति कम करो और राज्य की स्वायत्ता बढ़ाओ, स्टेट की ऑटोनॉमी को बढ़ाओ। तो ये सारी बातें राजमन्नार रिकमेंडेशन, राजमन्नार जो कमेटी थी इसमें निकल के आएंगी। फिर जब आनंदपुर साहब प्रस्ताव आएगा, पंजाब में अकाली दल सरकार थी, इसके द्वारा ही यह प्रस्ताव लाया जाता है। यह तो और ज्यादा रेडिकल, सबसे ज्यादा रेडिकल बोला जाता है, जो मांगे रखी गई इस आनंदपुर साहब प्रस्ताव के द्वारा ही रखी गई। यह सीधा बोल देगा कि 4 विषय छोड़ करके, 4 विषय में देखो आपका विदेश मामले आ जाते हैं, रक्षा आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है। ये 4 मामले छोड़ करके बोला गया जितने बाकी आगे सारे के विषय हैं ये सारे स्टेट को दे दो। ठीक है, सारे के सारे विषय किसको दे दो? स्टेट को। स्टेट अपने पास केवल 4 विषय रखे। ऐसी कुछ रेडिकल मांगे की गई इस प्रस्ताव के द्वारा। फिर 4 साल बाद पश्चिम बंगाल का स्मरण पत्र आएगा, है ना। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र जब आता है, यहां भी वही सेम मांगे दोहराई जाती हैं जो ऊपर आपके राजमन्नार और आनंदपुर साहब में दोहराई गई। बोले 3 देखो आपके ये प्रस्ताव आ चुके थे केंद्र के स्तर से, कमेटी या प्रस्ताव जो भी हैं केंद्र के स्तर से ये मांगे हो रही थी, उठ रही थी लगातार।
फिर दौर आता है 1990 का। सारी चीजें पॉलिटिक्स भी साइड की समझते चलो तो ये सारे जो कमीशंस हैं ये इजीली याद हो जाएंगे। और अगर राज्य सरकार के द्वारा कौन से आपके आयोग या समिति नाम आपको याद रखने क्रोनोलॉजी में, तो रैप सॉन्ग तो सभी सुनते होंगे, सुनते हो कि नहीं? तो रैप याद रखना है। आर का मतलब क्या है? राजमन्नार। ए का मतलब आनंदपुर है। और पी का मतलब क्या है आपका? पश्चिम बंगाल है। ठीक, तो ये रैप सॉन्ग याद रखना। तो आपको राज्य सरकारों के द्वारा जो भी कमेटी या कमीशन या प्रस्ताव आपके प्रपोजल्स आते हैं वो याद हो जाएंगे। फिर देखो 90 में आपका क्या होता है? गठबंधन की सरकार आती है। जब गठबंधन की सरकार आएगी तो क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो तेजी से उठेंगे, क्षेत्रीय मांगे बहुत तेजी से उठेंगी। जब क्षेत्रीय मांगे बहुत तेजी से उठने लगेंगी तो यहां पर थोड़ा सा केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही एक्टिव होती है, इसके पहले की बात है ना, जब गठबंधन के दौर का सरकार आया था, इसके पहले ही जो सरकारिया आयोग है, सरकारिया आयोग का केंद्र सरकार के द्वारा गठन कर दिया जाता है। सरकारिया आयोग का गठन कब किया जाएगा? 1983 में किया जाता है। ठीक, समझना बात को। और इसी के बाद से ही गठबंधन की सरकारों का दौर भी शुरू हो जाता है। सरकारिया आयोग के द्वारा भी कुछ मांगे देखो मान ली जाती हैं, मानी क्या जाती हैं, कुछ चीजें बोली जाती हैं कि एक तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, यह बिल्कुल जरूरी है आपके संघीय व्यवस्था के लिए। यह कहीं पर भी राज्यों की स्वायत्ता का हनन नहीं कर रही हैं। कुछ ऐसी रिकमेंडेशन सरकारी आयोग के द्वारा दी जाएंगी। दूसरा, इसके द्वारा बोला जाएगा कि केंद्र को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, भारत की अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ ऐसे रिकमेंडेशन भी दी जाती हैं, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। गवर्नर को लेकर के क्या बोला था? गवर्नर को लेकर के अगर आपको याद हो, यह बोला गया था कि वह व्यक्ति जो है बाहर का होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो उस मुख्यमंत्री से सलाह ले लेनी चाहिए। ये दो बातें गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के बोली गई थी सरकारी आयोग के द्वारा। तो ये जो सहकारी संघवाद है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी आयोग ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी और इनको देखो लागू भी किया गया। लेकिन अगर वर्तमान समय में बोला जाए तो 2007 में जो पुंछी आयोग, 2007 में आगे चल के पुंछी आयोग का गठन किया जाता है। तो अभी बात चल रही है कि पुंछी आयोग ने जो आपकी रिकमेंडेशंस दी है, इन्हें लागू करने की अभी आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि संघवाद जो है, भारत का संघवाद अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। अभी केंद्र को कुछ मामलों में अनावश्यक जो शक्तियां दे दी गई हैं, उन शक्तियों के बजाय राज्य की जो ऑटोनॉमी है, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आपको इस संदर्भ में समझना है कि जो कमीशन आपके गठित किए गए थे, कौन कौन से कमीशन हो गए? पहले शुरुआती स्तर पर तो देखो 59 तक तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सेंटर और स्टेट के लेवल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु के द्वारा सबसे पहला प्रयास होगा राजमन्नार, इसके बाद में आनंदपुर पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके बाद में पश्चिम बंगाल के द्वारा पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। तीन आपके देखो प्रपोजल आते हैं, ये लेकिन राज्यों के स्तर से आते हैं, याद रखना। ये जो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्यों ने प्रयास किया। फिर केंद्र के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1983 में आकर के सरकारी आयोग के माध्यम से। तो सरकारी आयोग आता है और इसकी कुछ रिकमेंडेशन रहती हैं। वर्तमान समय में इसकी अधिकांश जो अनुशंसाएं हैं या लागू कर दी गई हैं। फिर आगे चल के 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया जाता है, थोड़ा और सुधार करता है। एग्जाम्पल एक लेते हैं गवर्नर का। जैसे गवर्नर के बारे में बोला गया कि चीफ मिनिस्टर से क्या करना चाहिए, एक सलाह मशवरा ले लेनी चाहिए जहां पर आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो, ताकि राज्यपाल एक पपेट के रूप में ना दिखाई दे। वही पुंछी आयोग ने एक कदम और बढ़ करके कि चीफ मिनिस्टर एक सिलेक्ट कमेटी बनाएगा, चयन समिति बनाएगा। उस चयन समिति में लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा। ठीक है, ये सारे शामिल होंगे और उस चयन समिति के माध्यम से फिर क्या करेगा, राज्यपाल का नाम परामर्श देगा और उस राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरा, राज्यपाल का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो फिक्स कर देना चाहिए। ऐसे कुछ बातें बताई गई हैं पुंछी आयोग के द्वारा और इनको लागू करने की देखो अभी बात भी की जा रही है। हालांकि अभी लागू नहीं है। अभी ज्यादातर जो चीजें, जो रिकमेंडेशंस लागू हैं वो किसकी हैं? सरकारी आयोग की हैं। क्लियर? तो सारे के सारे जो कमीशन थे, कमिटीज थी, ये क्लियर हो गई होंगी। केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के जो उसके विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, ये स्पष्ट हो गए होंगे। अब आप जाकर के क्वेश्चंस लगाना है ना, जो आपके पीवाईक्यू एनालिसिस है उसको देखना और जो क्वेश्चंस आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको लगाना और फिर बताना कि अब क्या कोई क्वेश्चन अब भी गलत हो रहा है। मैक्सिमम चीजें तो यहां से देखो कवर हो गई हैं। 90 से 95% चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं वो यहाँ कोशिश की जाती है सारी समेटी जाए, आपके रिवीजन के लिए एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और विद कॉन्सेप्ट यहाँ प्रयास रहता है कि आपको वो तैयार करा दिया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी आर्टिकल को समझने में आपको दुविधा ना आए, है ना। अब आर्टिकल समझने में आपको दुविधा इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ इन डेप्थ में आपने चीजों को सुन लिया है और सुनने के बाद अगर समझ में आता है तो समझ में अगर बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है, तो फिर एक कमेंट कर दिया करो। बस एक कमेंट की ही आपसे क्या होती है, रिक्वेस्ट रहती है, वो एक अच्छा माला करो ताकि वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट किया करो, तो पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप वहां तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं यही वीडियो को। धन्यवाद।